स्टार्ट करते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है आपका, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म बाय टू चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू लोकेटेड इन एक्स वाई प्लेन एट 0, 2 mm and 0, -2 mm रिस्पेक्टिवली एज सोन इन द फिगर। ये फिगर दिया हुआ है 0, 2 मतलब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। कहने का मतलब इनके बीच का टोटल दूरी कितना हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगी आपकी 2 mm की और ये वाला भी डिस्टेंस कितने का हो जाएगा आपका 2 mm का हो जाएगा। ठीक है, ये डाइपोल रखा हुआ है। आगे, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P 100, 100 mm ड्यू टू द डाइपोल इज B नॉट। मतलब इस डाइपोल की वजह से, ये जो डाइपोल आपको दिख रहा है ये वाला, इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे 100, 100 का मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया आपका 100 mm और ये वाला भी डिस्टेंस कितना हो गया 100 mm। इस डिस्टेंस पर अगर पोटेंशियल पता करना हो या दिया हुआ है कि इस डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या है आपका कितना है V नॉट, इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है आपका V नॉट है। अब इन्होंने आगे क्या बोला है कि द चार्ज Q एंड माइनस Q आर देन मूव्ड टू द पॉइंट -1, 2 एंड 1, -2। -1, 2 का मतलब क्या हो गया, -1 इधर 2 इधर, इस पॉइंट पे आ गया ये, और 1, -2 मतलब 1 और -2 नीचे की तरफ, मतलब यहाँ पे मूव कर जा रहा है। रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू द न्यू डाइपोल। अब जो नया डाइपोल बना ये वाला जो नया डाइपोल बना, इसकी वजह से उसी पॉइंट पर पोटेंशियल नया वाला क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जब शुरुआत वाला कंडीशन था उसकी वजह से यहाँ पे डाइपोल पता कर रहे हैं। ठीक है, माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल मोमेंट होता है, यह हो गया P का डायरेक्शन, ये हो गया आपका R और ये हो गया एंगल मान लो थीटा। अच्छा, इसको ना दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक तो नॉर्मल तरीके से और एक वेक्टर तरीके से। अगर नॉर्मल अप्रोच होता तो क्या होता, फिलहाल आप जानते हैं कि अगर कोई माइनस क्यू चार्ज और क्यू चार्ज से ये डाइपोल मोमेंट मान लीजिए आपका P हो गया, इससे R दूरी पर थीटा एंगल पर जो पोटेंशियल होता है वह कितना होता है KP cos थीटा अपॉन R² होता है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले से। ठीक है, इसी को अगर हम लोग आगे बढ़ा दें वेक्टर फॉर्म में तो KP वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन R³ हो जाएगा। एनसीईआरटी किताब में क्या लिखा हुआ है इसी को, KP वेक्टर डॉट R अपॉन तब R² ही रहेगा। कोई भी फॉर्मूला इसमें से हम लोग यूज कर सकते हैं जो सूटेबल लगे आपको। फिलहाल मान लीजिए शुरुआत जब करते हैं तो इसी फॉर्मूले से हम लोग चलते हैं, नॉर्मल अप्रोच सबका यही रहता है। ठीक है, करके देखते हैं आगे। अब अगर हम लोग देखें ध्यान से तो ये दूरी कितनी होगी बोलिए, अगर ये डाइपोल है आपका और ये डिस्टेंस ये 100 ये 100 तो ये कितना हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा 100√2 mm, 100√2 mm। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें इसको कि V की वैल्यू निकालना, तो V की वैल्यू क्या आएगी बोलिए, P की वैल्यू क्या होगी, डाइपोल मोमेंट क्या होगा शुरुआत में इस कंडीशन में, P इनिशियल ले लेते हैं यहाँ पे, P इनिशियल cos थीटा अपॉन R²। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से देखें तो P इनिशियल की वैल्यू क्या होगी, मतलब इस समय पे जो डाइपोल मोमेंट होगा उस समय पे क्या होगा बोलो, P इनिशियल कंडीशन। फॉर्मूला क्या होता है, कोई एक चार्ज Q और उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलिए, 2 mm प्लस 2 mm बराबर कितना हो जाएगा 4 mm। mm का मतलब क्या हुआ 10⁻³ मतलब हो गया ये 4Q इंटू 10⁻³ आप यहाँ रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका K, P इनिशियल की वैल्यू हो गई वही, कितना हो गया आपका 4Q इंटू 10⁻³ अपॉन R को वही रहने देते हैं क्योंकि जब ऐसे रोटेट करेंगे तब भी वह डिस्टेंस वही है,
तो आर को चेंज नहीं करते या लिखते नहीं है, जरूरत पड़ने पे लिख लिया जाएगा आगे, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे कॉस थीटा, ये कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी निकाल सकते हैं, ठीक है बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए ये थीटा है अगर, तो ये भी थीटा होगा। अच्छा, अगर ये 100 है और ये भी 100 है तो ऑब्वियस सी बात है ये 45 डिग्री होगा। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखना है, कॉस 45, और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। क्या होती है भाई, 1/√2। तो ये कितना हो गया आपका 4k³ इंटू 10⁻³ कॉस 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, तो r² इंटू √2, यही बचा है ना भाई, 4k³ 10⁻³ ये हो गया, ठीक है। अभी तो इस स्थिति में जब ये वाला चार्ज या ये डाइपोल सिस्टम ऐसे था, y एक्सिस के लॉन्ग था, तब इस पॉइंट पे V0 पोटेंशियल था, तो इसकी वैल्यू क्या रख दे हम लोग, V0। इसकी जो वैल्यू आएगी वह क्या है, V0, ठीक है। अब यहां तक तो जगह नहीं है आपके पास, तो हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नोट रखे रहिएगा आप। तो जैसे देखिए आगे अगर हम लोग देखें यहां से तो सवाल आपके पास यही है, अब डाइपोल को हम लोग क्या करें, रोटेट कर रहे हैं। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। और डाइपोल को हम लोगों ने क्या करा, रोटेट करा। डाइपोल को ऐसे रोटेट करा, ठीक है। डाइपोल ऐसे रोटेट हो गया। ये हो गया आपका फिर से प्लस क्यू चार्ज, और ये हो गया आपका माइनस क्यू चार्ज। अभी भी डिस्टेंस वही है, पॉइंट वही है, उसी जगह पे आपको पोटेंशियल बताना है। अच्छा, ये एंगल 45 था आपको पता है। अच्छा, ये एंगल नहीं पता, इसको मान लो फाई है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो ये हो गया है, तो एंगल जो हो गया डाइपोल मोमेंट से आर के बीच का दूरी वह हो गया 5 + 45। तो पी पॉइंट पे जो नया पोटेंशियल आएगा वह क्या आएगा, के पी नया वाला डाइपोल मोमेंट, पी फाइनल इंटू कॉस थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा आपका 5 + 45, इनके बीच का एंगल ये हो गया, अपॉन r²। अभी डिस्टेंस वही रहने वाला है, इसलिए ज्यादा इसके साथ छेड़खानी नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। तो आप अगर सिस्टमेटिक सॉल्व करेंगे तो पेपर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर जे एडवांस के लिए एस्पायरेंट्स है, वह कोशिश कर रहा है कि उसका निकल जाए, तो ध्यान से पेपर को देखेगा तो सॉल्यूशन इजी लगेगा उसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ से के, अच्छा P अब क्या हो जाएगा यार, देखो ये है डिस्टेंस कितना था आपका, ये -1, 2 है ना, -1, 2, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया आपका 1, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 2, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया आपका 1, -2, इसका मतलब क्या हो गया, x में कितना चले हो आप 1, और इसमें कितना चले हो 2 चले हो। लेकिन अब डिस्टेंस हमको कौन चाहिए डाइपोल के बीच का, ये वाला चाहिए, ये तो ये दूरी चाहिए। अच्छा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा √5, और ये वाला भी कितना हो जाएगा √5। तो डाइपोल मोमेंट जो बाद वाला होगा P फाइनल, वह क्या होगा, कोई एक चार्ज उसका मैग्नीट्यूड और उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 2 × √5 mm मतलब क्या हो गया आपका 10⁻³ मीटर। ये हो गया आपका डाइपोल मोमेंट। तो रख दे यहाँ पे Q इंटू 2√5 अपॉन r² इंटू 10⁻³ कॉस 5 + 45, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो आगे हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आगे एक्सपेंड करें अगर इसी फॉर्मूले को, तो क्या बन जाएगा, देखिए क्या हो गया यहाँ से K³ 2√5 अपॉन r² इंटू 10⁻³ अच्छा, इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा बोलो, cos 5 इंटू cos 45 माइनस sin 5 इंटू sin 45, ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से देखें अगर वैल्यू रखें तो K³ अपॉन r², इतना टर्म पहले भी था इसलिए इसको काट नहीं रहे हैं, 2√5 10⁻³ अच्छा cos 5 की वैल्यू क्या होगी चेक कर सकते हो, cos 5 अगर ये क्या हो गया आपका 2 हो गया। अच्छा, ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना भाई। तो ये 5 हो गया, तो cos 5 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, cos 5 इज इक्वल टू क्या होगा, बेस 2 अपॉन हाइपोटेनस 2 अपॉन √5, और sin 5 क्या हो जाएगा, sin 5 इज इक्वल टू
साइन फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये साइन फाई की वैल्यू हो गई, ठीक है, 1/√5। तो रख दे यहाँ से, कॉस फाई की वैल्यू हो गई आपके पास 2/√5। कॉस 45 कितना हो गया 1/√2 माइनस साइन फाई कितना हो गया 1/√5 हो गया, और साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√2 हो गई। अच्छा 1/√2 कॉमन कर लें अगर, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर √2, √5 नीचे अगर कॉमन करें तो √5 से कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2 इंटू 10⁻⁻ क्या हो जाएगा -3, इधर 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1। ध्यान से देखिए, इसके पहले जो पोटेंशियल था आपका, इसके पहले जो पोटेंशियल था उसकी वैल्यू क्या थी, जब डाइपोल ऐसे था तो बी नॉट की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे देखें तो 4k³ 10⁻³ अपॉन r²√2। ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म आपका यहाँ पे क्या है कॉमन है, देख लीजिए ध्यान से, ये वाला टर्म, ये वाला इतना टर्म जो है आपका उसमें कॉमन है, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए, फिर आगे देखते हैं यहाँ पे, यहाँ अगर देखें तो k³ r²√2 ये चीज़ है, बस यहाँ पे 2 है, वहाँ पे क्या था 4, तो 4 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तब क्या बन जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका v0/2। इस तरीके से आपका ये आंसर आने वाला है v0/2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो ध्यान से देखिए, अच्छा ये एक अप्रोच ये है, ठीक है, दूसरा अप्रोच और भी आप लगा सकते थे, ये पोटेंशियल आपको मिल गया, दूसरा आप क्या कर सकते थे, सेम टू सेम कंडीशन में केवल वेक्टर फॉर्मेट यूज करते हैं, है ना। तो ये एंगल जो आपने एक्सपेंड करा है अभी यहाँ पे, जो एक्सपेंड करा है, इसके एक्सपेंशन की आवश्यकता नहीं थी, नहीं तो आप देख लीजिए दूसरा तरीका क्या है, देख लीजिए आप यहाँ से, ये आपका है, ये स्थिति थी, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, पी पॉइंट पर जब डाइपोल ऐसे हो गया उस समय पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, के पी डॉट आर वेक्टर अपॉन r³ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा पी डाइपोल मोमेंट है आपका, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो ये है, यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा नीचे करते हैं इसको, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है अपना तो यहाँ से अगर देखें तो ये P एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में P साइन फाई हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा P कॉस फाई। मतलब जो वेक्टर है P के टर्म में लिखे अगर, तो इस डायरेक्शन में आ रहा है इधर की तरफ, तो -P साइन फाई i², और ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा P कॉस फाई j²। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे देखें, P की वैल्यू क्या था, अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, Q और उनके बीच का, अच्छा P कॉमन भी कर सकते हैं, ठीक है, कॉमन कर लें, तो क्या था Q इंटू 2√5, उनके बीच का दूरी ये था, ठीक है। अच्छा कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका कॉस फाई j² माइनस साइन फाई i²। अच्छा फाई की वैल्यू भी रख सकते हो आप, फाई की वैल्यू रखे हैं अगर हम लोग, तो क्यूब इंटू 2√5, अभी आपने निकाला था कॉस 5 की वैल्यू कितनी थी 2/√5 j² माइनस 1/√5 i²। तो √5 कॉमन करके काट सकते हो, तो कितना हो जाएगा 2q, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2j² माइनस i²। ये हो गया आपका डाइपोल मोमेंट, जब इसको रोटेट कराया गया था, तो वेक्टर फॉर्मेट इसका ये हो गया, ठीक है। अच्छा आर वेक्टर, तो उसमें कुछ चेंज होने वाला ही नहीं है, इधर की तरफ गए थे 100 mm और इधर की तरफ गए थे कितना 100 mm, तो आर वेक्टर कितना हो गया आपका 100 i² प्लस 100 j², ये mm में है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ भी हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें अगर, तो 10⁻³ क्या हो जाएगा -3, 10⁻³ क्या हो जाएगा -3, क्योंकि डिस्टेंस तो mm में ही था, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग 100 को भी कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ क्या हो गया i² प्लस j², ठीक है भाई। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड, नीचे आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वह कितना हो जाएगा 100√3। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा, और i² और j² का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो √2 आएगा, बोलो भाई, तो मतलब क्या हो गया आपका √2/10, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब वैल्यू रखें यहाँ पे अगर, तो k p वेक्टर से मल्टीप्लाई अगर करें हम लोग, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2q, 2q तो है ही,
और इधर कितना है आपका ये वाला वैल्यू आर वेक्टर की वैल्यू जो थी 2q इंटू कितना था 10⁻⁻1 हो गया ये, ठीक है। और पी डॉट आर आई कैप प्लस जे कैप अगर करें तो देखो आई का कोफिशिएंट इसमें आई के साथ आई क्या है आपका -1 है ना, और जे का कोफिशिएंट क्या है 2 और इसमें क्या है ये तो +2 हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर का खत्म हो गया। अच्छा नीचे अगर बात करें तो आर क्यूब जो है मैग्नीट्यूड है कितना ये √2/10 हो गया, या फिर ये क्या हो जाएगा 10⁻³ और क्या हो जाएगा √2 का क्यूब, मतलब √2 का क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा 2√2, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अगर हम लोग सॉल्व करें इसको उस फॉर्मेट में तो आपका ये वाला वैल्यू क्या था आपका, देखिए v की वैल्यू कितनी थी 4k³/r²। अच्छा r² को चाहे तो नीचे r² ही रहने दे, लेकिन यहाँ पे r की वैल्यू रखना पड़ेगा हम लोगों को। तो r की वैल्यू कितनी आएगी 100, यहाँ रखें अगर तो कितना हो जाएगा ये r की वैल्यू 4k³ और कितना हो गया 10⁻³ r की जगह कितना हो जाएगा बोलो भाई, r की जगह हो गया आपका 100√2, तो 100√2 mm है ना, तो 10⁻³ क्या हो जाएगा आपका -3 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू क्या होगा √2। अब जैसे ही ये वैल्यू रखोगे आप वहाँ पे फॉर्मूले में तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो वही आएगा जो आपने यहाँ पढ़ा हुआ था। ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका v0/2 पूरा सॉल्व करने के बाद। अब ध्यान से देखें अगर कहीं गलती नहीं किया है तो, अब ध्यान से अगर देखें तो आप ना इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके पहले जो आपने यहाँ पे किया हुआ था देखिए इस जगह पे आपको ना एक्सपेंशन करना पड़ा था, ये इसको एक्सपेंशन करना पड़ा। तो जब हम लोग वही वेक्टर वाला रूल अप्लाई करेंगे तो एक्सपेंशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है जो जे मेंस लेवल का है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा आता है 20% सवाल 25% सवाल जेई के ऐसे रहते हैं, इसलिए कभी भी अगर पेपर टफ हो आपको लगे कि सवाल टफ है तो उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जहां से आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस अगर रखेंगे तो। देखिए ध्यान से, ये सवाल आपके पास क्या है कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y is expressed in terms of three derived quantities, namely the gravitational constant g, Planck constant h and the speed of light c। तो y की वैल्यू जो आ रही है ये आ रही है। अब यहाँ से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालना काफी आसान है यार, डायरेक्ट दे दिया है। तो आप क्या करिए डायमेंशन से निकालने की कोशिश करिए। तो y यंग मॉडुलस है, यंग मॉडुलस किसके बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो m l के पावर -1 t के पावर -2, यही वाला इसका डायमेंशन आएगा, बराबर c स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड का फॉर्मूला हो गया lt के पावर -1, ये हो गया अल्फा। फिर उसके बाद क्या है h प्लैंक कांस्टेंट, तो E इज इक्वल टू एच न्यू सबने पढ़ा है, तो एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा E बाई न्यू। एनर्जी क्या होता है ml2 t⁻² -2 और न्यू 1/t होगा 1/t, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा ये ml² t⁻² क्या हो जाएगा -1। ये हो गया आपका प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ रख लेते हैं हम लोग प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन ml² t⁻⁻1, इसके पावर क्या दिया हुआ है बीटा रख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r² होता है। तो g का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर हो गया f का mlt के पावर -2, ये हो गया l² अपॉन कितना हो गया ये m² इज इक्वल टू क्या हो गया g। अच्छा सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा ये m⁻⁻1 l क्या हो जाएगा क्यूब और t के पावर क्या हो जाएगा -2, ये हो गया आपका g का डायमेंशन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे रखें अगर हम लोग g, तो g की जगह क्या हो जाएगा आपका g के पावर गामा, तो ये हो जाएगा आपका m के पावर -1 l क्यूब
और टी के पावर क्या हो गया -2, ये कितना हो गया आपका गामा। अब यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू रखें इस जगह पे, ये डायमेंशन आप सभी लोग निकाल सकते हैं, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। तो इसके पावर क्या था, टी के पावर -2, इसके पावर क्या था गामा। ठीक है, अब कंपेयर करिए आप यहाँ से। अच्छा, एल के पावर, एम के पावर कितना हो गया, एम के पावर इधर हो गया आपका बीटा, और एम के पावर क्या हो गया माइनस गामा। ठीक है, और भी तो है नहीं। अच्छा, एल के पावर क्या हो गया इधर अल्फा, और एल के पावर कितना हो गया +2 बीटा, फिर उसके बाद क्या हो गया 3 गामा। ठीक है, अब आ जाइए टी के पावर। तो टी के पावर क्या है, टी के पावर -अल्फा, और टी के पावर क्या हो गया माइनस बीटा, और क्या हो गया -2 गामा। ठीक है, अच्छा कंपेयर करिए, इधर m का डायमेंशन क्या है, मतलब m का डायमेंशन मतलब m का पावर, तो m का पावर क्या है 1, और इधर m का पावर क्या है बीटा माइनस गामा, मतलब बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू क्या हो गया 1, इक्वेशन 1 ले लीजिए। ठीक है, अच्छा ये फिर देखो l के पावर कितना है अल्फा +2 बीटा +3 गामा, अल्फा +2 बीटा +3 गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा l टू द पावर -1, ये क्या हो गया आपका -1, ये हो गया आपका 2। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें यहाँ से t के पावर कितना है इधर -अल्फा माइनस बीटा और -2 गामा इज इक्वल टू कितना हो गया इधर -2। अच्छा, अगर हम लोग चाहें तो माइनस से मल्टीप्लाई करके सब प्लस कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया इक्वेशन 3। अब इन्हीं में से आपको अल्फा बीटा गामा निकालना है, 3 इक्वेशन भी है और 3 वैल्यू भी निकालना है। कितना आसान हो गया, चाहो तो दूसरे में से पहले को घटा लें, घटा लो। दूसरे में से पहले को अगर घटाएंगे हम लोग तो क्या आएगा, 2 बीटा में से बीटा गया तो बीटा हो गया, 3 गामा में से 2 गामा गया तो कितना हो गया गामा हो गया, -1 में से 2 घटाओगे तो -3 हो जाएगा, और इधर क्या था आपका बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 1, ऐड कर दें तो इधर कितना हो जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू -2, यहाँ से क्या हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू -1। अगर सही कर रहे हैं तो ये कंडीशन आएगा। ठीक है, फिर अगर बीटा इज इक्वल टू -1 हो गया तो यहाँ से गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा उधर जाएगा तो हो जाएगा बीटा -1, मतलब क्या हो जाएगा गामा इज इक्वल टू -2, गामा इज इक्वल टू -2। अच्छा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, किसी भी इक्वेशन में रख करके देख लें हम लोग, अल्फा इज इक्वल टू मान लो इसी में रख रहे हैं तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू इधर आएगा, ये इसमें रख लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो 2 माइनस बीटा, और बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू -1, तो क्या हो जाएगा +1। ठीक है, फिर इधर आएगा -2 गामा, -2 गामा, और गामा की वैल्यू कितनी है -2, तो क्या हो जाएगा +4, तो कितना हो गया ये 7। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई, मैच करा लो, अल्फा की वैल्यू 7, ठीक है, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1, और गामा की वैल्यू -2, तो ये आपका ये वाला ऑप्शन अल्फा इज इक्वल टू 7, बीटा इज इक्वल टू -1 एंड गामा इज इक्वल टू -2। तो इस तरीके से ये जेईई मेंस स्टैंडर्ड का सवाल था। थोड़ा सा भी इत्मीनान से कोई भी पेशेंस रखे रहे अगर, तो ऐसे सवाल आपको हर साल पेपर में मिलते हैं। जो अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से इस बात को समझें कि आपको सारा सवाल टफ नहीं मिलने वाला है जेईई एडवांस का, जिसकी वजह से आप पहले से ही हताश हो जाइए कि हमारे बस का नहीं है। एक बार लगिए, कोशिश करिए, फुल एफर्ट लगाइए, फिर देखिए कि आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, क्वेश्चन नंबर 3। ओहो, अरे मिटो भाई। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये तो और आसान सवाल है। A particle of mass m is moving in xy plane such that its velocity at a point एक्स वाई के फंक्शन में है गिवन b इज इक्वल टू वेक्टर b इज इक्वल टू अल्फा वाई एक्स कैप प्लस 2xy कैप। आई कैप की जगह पे यहाँ पे एक्स कैप लिखा हुआ है, ठीक है, और जे कैप की जगह पे वाई कैप, वेयर अल्फा इज नॉन जीरो कांस्टेंट
व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। बिल्कुल एकदम आसान चीज है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए वेक्टर होता है। तो ए वेक्टर निकालिए और ए वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, dv वेक्टर अपॉन dt। तो अगर डिफरेंशिएट करें तो अल्फा तो ये बाहर ही है, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी, मतलब हो जाएगा ये बी वाई एक्स कैप प्लस 2 x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx बाई डी टी, मतलब क्या हो जाएगा आपका वी एक्स, ये हो गया y कैप। ठीक है भाई। अच्छा फिर उसके बाद इसमें x के टर्म में दिया हुआ है बी वाई और बी एक्स हम लोगों का नया आया है, तो क्यों ना हम लोग इस वैल्यू को रख दें। यहाँ से ध्यान से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा वाई एक्स कैप हो गया प्लस 2 अल्फा एक्स वाई कैप हो गया। अच्छा एक्स कैप का मतलब यह कौन सा वैल्यू हो गया, यह दिया हुआ है वी एक्स, और यह वाई कैप के साथ है, इसका मतलब यह कौन सी वैल्यू है, वी वाई। तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे हम लोग अल्फा वी वाई की जगह क्या हो गया आपका 2 अल्फा एक्स, और यहाँ हो गया आपका एक्स कैप प्लस 2 बी एक्स की जगह पे अल्फा वाई, और यहाँ पे क्या हो गया आपका वाई कैप। अच्छा अल्फा और 2 दोनों कॉमन है तो कॉमन करके बाहर कर लें, तो 2 अल्फा स्क्वायर, इधर क्या हो गया आपका एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप। तो ये तो आया आपका ए वेक्टर, लेकिन जैसे ही फोर्स निकालना होगा तो एम से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स आ जाएगा, तो इधर से भी एम से मल्टीप्लाई करें। अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2m अल्फा स्क्वायर एक्स एक्स कैप वाई वाई कैप, तो इसका भी पहला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप देख लीजिए ये कौन सा बहुत टफ सवाल है, थोड़ा सा भी कोई दिमाग अगर लगाए रहे और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो तो सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है ना आप थ्योरेटिकल आंसर दे सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से आया है, कोई फिजिक्स में पढ़ा होगा बच्चा वो भी लगा सकता है इसको, और केमिस्ट्री में पढ़ा होगा वो भी लगा सकता है, लेकिन फिजिक्स की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वेव दिया हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आपका एन दिया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से। कोई आइडियल गैस है इक्विलिब्रियम में है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है एन, जो आप एफ लेते हो वहां पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एन लिखा हुआ है। ठीक है द इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ द गैस इज यू एन। यू इंटरनल एनर्जी है, सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाई टू एन आर टी होता है, जहाँ पे एन 1 मोल है और ये वैल्यू क्या है एफ की जगह पे एन, तो एन बाई टू आर टी हो गया। समझ के भाई, यह आपका क्या हो गया इंटरनल एनर्जी हो गया एन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। ठीक है अच्छा अब इसका मतलब क्या हो गया, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होगा उसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि कंपैरिजन करना है ना इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है दूसरा कंडीशन क्या है, एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस इज वी एन। तो गैस में जो स्पीड होता है बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सबको पता है गामा आर टी बाई एम, और आगे क्या बोला है एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या यह वेलोसिटी ऑफ वेव जो होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव जो होगा एन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए गामा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, गामा के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बोलो भाई। अच्छा गामा जो होता है वह सी पी बाई सी बी। देखो ध्यान से ये वाला सवाल अगर हमको कोई बोले कि कंपेयर करना है तो आईआईटी के 2009 में ये आ चुका है। ठीक है 2009 में ऐसा सवाल आया हुआ है, अगर उस जिसने वो सवाल किया होगा तो इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होता है किसका गामा ज़्यादा किसका कम, हालांकि इतनी वैल्यू याद रहती है क्योंकि गामा जो है आपका मोनो एटॉमिक के लिए सबको पता है कितना होता है 1.67, और गामा पॉली एटॉमिक या पॉली एटॉमिक के लिए अगर बात करें तो कितना है 1.33। मतलब अगर हम लोग बात करें जैसे ही मोनो एटॉमिक से पॉली एटॉमिक की तरफ जाओगे तो गामा की वैल्यू क्या होती है घटती है, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बढ़ता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वह क्या होता है बढ़ता है जैसे जैसे हम लोग मोनो एटॉमिक से पॉली एटॉमिक की तरफ जाते हैं। तो ठीक है भाई, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब जैसे देखो गामा जो होता है आपका सी पी बाई सी बी होता है, रेशियो जो होता है वो कम हो जाता है, और सीबी की वैल्यू क्या होती है बढ़ती जाती है, क्योंकि सीबी की वैल्यू आपने पढ़ा है एफ बाई टू आर, यहाँ पे क्या हो गया एन बाई टू आर।
तो ऑब्वियस सी बात है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, सी भी ज़्यादा होगा, लेकिन रेशियो में वही वैल्यू क्या होती है, कम होने लगती है। इसीलिए सवाल IIT वालों ने बार बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसका ज़्यादा है ऑब्वियस सी बात है उसका इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और गामा जिसका ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखो इन्होंने क्या बोला है, अगर हम लोग बात करें V3 का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का, वेलोसिटी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम का। तो जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे जैसे बढ़ रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होने लगेगी भाई, गामा घटेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। इसका मतलब ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम लोग बात करें तो V3 V6 से हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, उल्टा हो गया, गलत हो गया ये। ठीक है भाई, V5 V3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका मतलब ये सीधे सीधे क्या हो सकता है, देखो इधर ध्यान से, V5 कम वेलोसिटी वाला, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होगा उसका गामा क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये वाला करेक्ट आएगा। तो मतलब सोचना भी नहीं था। और साथ में ऐसे भी देख सकते हो इसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा है, UN की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी। ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया था सीधे, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इसकी ज़्यादा दिखा रहा है, इसकी भी दिखा रहा है ज़्यादा, यहाँ भी खत्म है। ठीक है, यहाँ पे तो इंटरनल एनर्जी सही दिखा रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो सही नहीं दिखा रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया आपका, सी हो गया। समझ गए भाई, थोड़ा सा मतलब थ्योरेटिकल टेक्निक भी आपके पास है, अप्रोच भी है, तो आप कर सकते हैं। फिलहाल आप IIT का सवाल लगाया करिए बार बार, तो सोल्यूशन क्या होगा आपको ईजी हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखें अगर, तो ये ना वेव ऑप्टिक्स के थ्योरी पे दिया हुआ है, समझ गए, वेव ऑप्टिक्स का थ्योरी, वेव फ्रंट के थ्योरी पर दिया हुआ है सवाल। और अगर आप थ्योरी NCERT का पढ़े रहे हैं तो आपको ये सवाल करने में बहुत कठिनाई नहीं होगी। तो ध्यान से देखें अगर, तो इन्होंने क्या पूछा हुआ है, मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस D के ग्लास स्लैब पे ये गिर रहा है, एज shown in the figure. The refractive index of the slab increases linearly from N1 to N2 over the height. जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ रही है, लिखा भी है यहाँ पे। Which of the following statement is true about द लाइट वेव इमर्जिंग आउट ऑफ द स्लैब। मतलब जब स्लैब से लाइट बाहर जा रही है, इस स्लैब से थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे स्लैब से लाइट जो है बाहर जा रही है, तो फिर क्या हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है लाइट जब इसमें ट्रेवल करेगी, सबको पता है यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ का कम है। इसका मतलब यहाँ पे स्पीड क्या होगी आपकी, इस जगह पे स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, C/N, जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन में बोला है इट विल डिफ्लेक्ट अप बाई एन एंगल, तो डिफ्लेक्ट किधर होगा वो देख लेते हैं। इट विल डिफ्लेक्ट अप बाई एन एंगल, इसको भी देख लेते हैं। इट विल नॉट डिफ्लेक्ट, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो भाई जब लाइट ट्रेवल करेगी तो इसका स्पीड यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब तक ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने में ये ज़्यादा दूरी चल जाएगा, ज़्यादा दूरी निकल जाएगा। इसका मतलब जो वेव फ्रंट अभी ऐसे बन रहा है, या जो ये वाला वेव फ्रंट बन रहा है, वो फाइनली ये वाला वेव फ्रंट नहीं रहने वाला है। अब जब लाइट निकलेगी तब तक यहाँ वाली लाइट कुछ ज़्यादा चल चुकी होगी, यहाँ वाली लाइट क्या होगी, कुछ ज़्यादा चल रही होगी, इधर और कम लाइट चलेगी, इधर और कम चलेगी। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये लाइट जब निकल रही होगी तो यहाँ पे ये लाइट क्या होगी, मुड़ चुकी होगी। मतलब यहाँ पे जो वेव फ्रंट आपका इस जगह प्लेनर था, अब वेव फ्रंट क्या हो जाएगा, कुछ चेंज हो चुका होगा। अब यह क्या हो गया होगा, मुड़ गया होगा। कितना एंगल मुड़ गया, थीटा। अब इससे बात है, इसका मतलब क्या हुआ, वेव फ्रंट क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। इसका मतलब लाइट वेव क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट होगी। समझ गए बात हमारी, इसलिए ये सी वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। इट विल नॉट डिफ्लेक्ट, ये एकदम से गलत है। इट विल नॉट डिफ्लेक्ट, ये क्या हो गया आपका, गलत है। ठीक है भाई, अच्छा अब आगे देखते हैं। द डिफ्लेक्शन एंगल डिपेंड्स ऑन N2 minus N1 and not on the individual value of N1 and N2। अच्छा ठीक है, ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर सवाल को पढ़ा जाए ध्यान से, फिर से
सवाल को पढ़ते हैं हम लोग। क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे एक स्लैब है, एक स्लैब है आपके पास, उससे लाइट क्या हो रही है, ऐसे गिर रही है। इस स्लैब का हाइट दिया है इन्होंने, हाइट दिया है, हाइट क्या है आपका h हाइट है, और यह जो विड्थ है वह कितना है d दिया है, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 दिया है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम आपसे बोले, ठीक है, आपने अभी देखा कि यहाँ की लाइट, यहाँ पे n1 की वैल्यू कम है, इसकी वजह से यह जब यहाँ से यहाँ जाएगा उतने में ये लाइट यहाँ तक तो नहीं पहुँचेगी, ऑब्वियस ये बात है, क्योंकि यहाँ का रफ्तार क्या होगा, कम होगा। मान लो यहाँ तक लाइट पहुँची है और मान लो ये डिस्टेंस कितना चला, s1 चला। अच्छा, तो ये समय निकाल लें जब तक लाइट यहाँ से यहाँ पहुँचेगी। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू क्या होगी जब लाइट यहाँ से यहाँ पहुँचे, तो टाइम की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस और स्पीड क्या हो जाएगी, c, नहीं मीडियम में तो c बटा क्या हो जाएगा, n1, या फिर वही d बटा v लिखते हैं यहाँ पे, समझ गए, तो c बटा n1 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका n1d अपॉन क्या हो जाएगा, c। इतने समय में लाइट कुछ दूरी ये चलेगी s1, तो कांस्टेंट स्पीड ही है, तो मान लो यहाँ पे स्पीड क्या हो गया, v2, और समय क्या हो गया, t। v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो भाई, c बाई यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, और t की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, n1d अपॉन क्या हो गया, c। तो c से c कट जाएगा, n1 अपॉन n2, और ये क्या हो जाएगा आपका d हो जाएगा। ठीक है भाई, n1 अपॉन n2 इंटू क्या हो जाएगा, d। ठीक है, अब तो लाइट ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, यहाँ वाली लाइट क्या होगी, बाहर निकलना शुरू करेगी। ठीक है, ये बाहर जा रही होगी, तब तक ये लाइट कुछ दूरी चलेगी। ठीक है, ये मान लो S2, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, और उतने समय में लाइट ये कितना चलती है, बाहर एयर में कितना चलती है। तो S2 की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो S2 की वैल्यू क्या होगा, बता सकते हैं आप। हाँ, S2 की वैल्यू क्या होगी, वहाँ की वेलोसिटी, या फिर ये निकाल लेते हैं सीधे, S2 की वैल्यू निकाल ही सकते हो, कितना हो गया बोलो, d माइनस S1। टाइम ले लें यहाँ से यहाँ तक, T2 मान लो, तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, T2 की वैल्यू हो जाएगी या डिस्टेंस S2 अपॉन वहाँ का वेलोसिटी। तो S2 क्या हो गया आपका, d माइनस S1, और S1 की वैल्यू कितनी है, देखो आपने निकाला है यहाँ पे, n1 अपॉन n2 इंटू डी अपॉन v2। v2 की वैल्यू क्या होगी, c अपॉन n2, ये ना होगा। अच्छा ठीक है, n2 को ऊपर भेज दो, n2 यहाँ क्या हो जाएगा, d कॉमन कर लें, d कॉमन कर लें, इधर क्या हो जाएगा आपका n2 माइनस n1 अपॉन क्या हो जाएगा, n2 इंटू सी। तो क्या हो जाएगा, n2 से n2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये वैल्यू आ गई आपकी d बाई सी n2 माइनस n1। क्या हो गया, यह समय लगेगा लाइट को यहाँ से यहाँ पहुँचने में। इतने में एयर में लाइट कुछ दूरी चल चुकी होगी, यह दूरी क्या हो गई, मान लो s3 हो गई। ठीक है, तो s3 इज इक्वल टू अगर हम लोग निकालें तो यहाँ का स्पीड, अब एयर में तो c ही स्पीड रहेगा, कितने समय में, यहाँ से यहाँ तक के समय में, वह क्या हो गया आपका t2 समय हो गया। c t2 के समय की वैल्यू कितनी है, d बाई सी इंटू क्या हो गया आपका n2 माइनस n1। ठीक है, तो c से c कट जाएगा, इसका मतलब ये वाला जो दूरी चलेगा s3 की वैल्यू वह कितनी आएगी, d n2 माइनस n1, ये डिस्टेंस चलने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब लाइट क्या हो गई, अब मोड़ रही होगी, यहाँ की लाइट जो होगी इसके ऊपर वाली कुछ कम दूरी चली होगी, इसके ऊपर वाली कुछ और कम दूरी चली होगी, ऐसे पहुँचते पहुँचते इस तरीके से लाइट मुड़ गई होगी, डिफ्लेक्ट हो गई होगी, वेव फ्रंट क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये थीटा की वैल्यू क्या आएगी बता सकते हो, यह पूछा हुआ है, तो वर्टिकली अब तो डिफ्लेक्ट हो गया, कोई डाउट नहीं। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बटा बेस, और परपेंडिकुलर कितना है आपका, ये है dn2 माइनस n1 अपॉन h। तो आपका ये tan थीटा आया। ठीक है भाई, ऑप्शन देख लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू dn2 माइनस n1 अपॉन क्या हो गया, h। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आया था आपका, जो डिफ्लेक्शन आया था, tan थीटा इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गई थी कितनी, ये वैल्यू आ गई थी dn2 माइनस n1। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर dn2 माइनस n1 अपॉन क्या हो गया, h, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स d, इतना मतलब इट विल डिफ्लेक्ट अप बाई एन एंगल, ये करेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट है, इट विल नॉट डिफ्लेक्ट, ये तो पूरा गलत था।
द डिफ्लेक्शन एंगल डिपेंड्स ओनली ऑन n2 माइनस n1। ठीक है भाई, डिफ्लेक्शन एंगल इस पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, नॉट ऑन द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ, हाँ बिल्कुल, यह डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है, केवल अकेले n2 और n1 पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ठीक है भाई, यह भी क्वेश्चन काफी अच्छा था, है ना। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़े होते, वेवफ्रंट की थ्योरी पढ़े होंगे तो बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। और आईआईटी का सवाल पहले भी वेवफ्रंट की थ्योरी पर आया हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, an annular disk of mass m, inner radius a and outer radius b is placed on a horizontal surface with coefficient of friction mu। ठीक है, ये डिस्क है, इतना पार्ट खाली है और इतना पार्ट भरा हुआ है। ठीक है, रोटेशन से सवाल आना वाजिब है, आएगा ही आएगा। ठीक है, एज सोन इन फिगर एट सम टाइम एन इम्पल्स जे नोट एक्स, जे नोट एक्स कैप, एक्स कैप का मतलब इस डायरेक्शन में इम्पल्स दिया जा रहा है किसी समय पे, अप्लाइड एट हाइट h, इस हाइट पर दिया जा रहा है सेंटर से। ठीक है, इफ द h इज इक्वल टू एच एम देन द डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। मतलब h की वैल्यू जब एच एम हो, अब एच एम की कोई भी वैल्यू हो सकती है, जब एच एम हो तो ये क्या कर रहा है, बिना बिना जो है स्लिपिंग के ये क्या कर रही है, रोल्स कर रही है, प्योर रोलिंग कर रही है। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, ऑप्शन को देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अच्छा चेक करते हैं। फॉर म्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो एंड ए इज इक्वल टू जीरो, एच एम इज इक्वल टू बी बाई टू। अच्छा, ए इज इक्वल टू जीरो मतलब इसके भीतर सब पूरा भरा हो, ये मतलब खाली वाला पार्ट ना हो, पूरा जब भरा होता तो ये डिस्क बन जाता है, पूरा जो एनुलर डिस्क है वो क्या हो जाता है, आपका डिस्क हो जाता। उस समय पे देखें क्या ऐसा एच एम बराबर बी बाई टू आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप जर्क देंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कुछ मूव करना शुरू करेगा, मान लो v रफ्तार से मूव कर रहा है। तो लीनियर, अगर हम लोग लीनियर मोमेंटम को हम लोग बैलेंस करें, इम्पल्स इक्वेशन लगाएं, तो जे नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास और वेलोसिटी, एक इक्वेशन ये बन गया इसका। और अगर प्योर रोलिंग कर रहा है तो और भी बढ़ा सकते हो, जे नॉट इज इक्वल टू एम, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियस, कितना रेडियस से घूम रहा है ये, बी इंटू ओमेगा। समझ गए भाई, ये कंडीशन आ गया है। ठीक है, आगे देखें क्या फिर वो करना है। अच्छा, दूसरा इक्वेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम वाला इक्वेशन लगा ले। तो इस पॉइंट, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पॉइंट के अबाउट हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम वाला इक्वेशन लगा रहे हैं इसके अबाउट, तो प्योर रोटेशन के जैसा बिहेव करा सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जे नॉट इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस h, और ये दूरी कितनी हो जाएगी b, तो हो जाएगा h, और m ले लेते हैं यहाँ पे एच एम प्लस बी, क्योंकि h की वैल्यू निकाल रहे हो आप, एच एम प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m, नहीं ये क्या हो गया, इसके अबाउट रोटेट करना शुरू कर जाएगा, तो j और क्या हो जाएगा आई इंटू ओमेगा, आई किसके अबाउट, इसके अबाउट। ठीक है, तो पूरा का पूरा अगर ये डिस्क हो चुका है तो आई क्या हो जाएगा, एक सेंटर ऑफ मास का हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई टू, और प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, एम बी स्क्वायर इंटू क्या हो गया, ओमेगा। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, जे नॉट अपॉन एम इंटू बी, जे नॉट अपॉन एम इंटू बी। ठीक है, तो जे नॉट से जे नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका, एम से एम भी कट जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर बाई टू, अच्छा एक बी से एक बी कट जाएगा, तो बी बाई टू प्लस बी, और बी हट जाएगा तो क्या बचेगा भैया, बी बाई टू। इसका मतलब ये बात करेक्ट है, ये ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है। ठीक है, अगले ऑप्शन पे चेक करते हैं। अगर क्या हो, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए इज जीरो, ए इज जीरो, नहीं ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, ये ए जीरो नहीं होना चाहिए, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ए टेंस टू बी, ए टेंस टू बी, तो ए टेंस टू बी, और तो एच एम की वैल्यू क्या होगी, बी। तो देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, टाइप करने में मिस्टेक हो गया होगा, तो अगर यहाँ से हम लोग देखें इस जगह पे, तो एच एम की वैल्यू जो है आपके पास बी आ रहा है, तो ठीक है, जब क्या हो जाए ए टेंस टू बी, मतलब ए टेंस टू बी का मतलब ए बढ़ने लगा, मतलब ये जो खाली स्थान था पूरा बी के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, रिंग हो गया यार, है ना, क्या हो गया ये, अब रिंग हो गया आर रेडियस का। अब इसके लिए फिर से इक्वेशन लगाए वही यहाँ से, तो क्या हो जाएगा आपका जे नॉट
जे नॉट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एच एम प्लस बी हो जाएगा बराबर। अब ये इसके अबाउट अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे आई इंटू ओमेगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक तो सेंटर ऑफ मास का एम आर स्क्वायर प्लस इसके अबाउट निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2mr² इंटू ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी जे नॉट अपॉन एम इंटू बी, क्योंकि ये रेडियस तो बी ही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। तो जे नॉट से जे नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और जे नॉट से जे नॉट क्या हो गया, कट गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, एम से एम कट जाएगा, ठीक है। और ये जो आर है वह किसके बराबर है, एक्चुअल में बी है यार, वहाँ पे जो बी है, तो एक बी से एक बी कट जाएगा तो 2 हो गया, एक बी घटेगा, तो एच एम की वैल्यू जो आएगी वह कितनी हो जाएगी, एच एम की वैल्यू जो आएगी कितनी हो जाएगी, एक बी 2b में से घटाएगा तो कितना हो जाएगा बी, तब एच एम की वैल्यू क्या आएगी बी। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ये वाला भी ऑप्शन क्या है भाई आपका, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अगले वाले ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए अगर, तो अगर फॉर h is equal to hm, the initial angular velocity does not depend on the inner radius a। बिल्कुल, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा है वह तो a पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो तो b पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं, फॉर म्यू इज इक्वल टू 0 h इज इक्वल टू 0, म्यू इज इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे म्याऊ भी खत्म कर दें, म्यू इज इक्वल टू 0 कर दें, और h इज इक्वल टू 0 मतलब मोमेंटम जो या इम्पल्स जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे करें। तो अब बताइए यहाँ से क्या यह रोलिंग कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा। इसका मतलब क्या होगा, द व्हील ऑलवेज स्लाइड विदाउट रोलिंग। इसका मतलब यार ये भी करेक्ट ऑप्शन है, मतलब इसके चारों ऑप्शन जो थे आपके करेक्ट थे। अगर लॉजिकल आप सोचेंगे तो सारा सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पिछली बार जितने भी जेईई मेंस के सवाल आए हुए हैं उसमें ये वाला सवाल जरूर आया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, समझ गए। जे एडवांस में उन्होंने एक स्टेप बढ़ाया है, क्या बढ़ाया है वो भी आपको हम बता दे रहे हैं। जे एडवांस में उन्होंने क्या कर दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है वह क्या दे दिया है, एक प्लेन में दे दिया है, एक्स वाई प्लेन में, जिसका डायरेक्शन 2x कैप प्लस वाई कैप के अलोंग है। बाकी सारी चीजें सेम है। ध्यान से देखें तो ये वेव का इक्वेशन हो गया, जिसमें z है माइनस जेड, मतलब वेव जो है माइनस जेड के डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर, सॉरी माइनस जेड है तो इसका मतलब प्लस जेड के डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। मतलब अगर ये एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया आपका वाई एक्सिस हो गया, तो ये वेव जो है जेड एक्सिस के अलोंग, मतलब इस डायरेक्शन के अलोंग ऐसे बाहर की तरफ आ रही है या प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है भाई। तो दूसरी कंडीशन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया है, किधर की तरफ है 2xi कैप प्लस वाई कैप, मतलब ये हो गया आपका 60, 13 इंटू 2, इधर की तरफ हो गया 60 यूनिट इधर की तरफ और 30 यूनिट इधर की तरफ। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। कितना एंगल हो जाएगा, थीटा अगर निकालोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 30/60 बराबर कितना हो जाएगा 1/2, मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 के स्लोप पर है, ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या क्या पूछा है उसको ध्यान से देखें। क्या पूछा है, ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है तो क्या पूछेगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन ये चेक करते हैं कि सही है कि गलत है, ठीक है। तो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड किसमें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स में भी है और वाई में भी है, तो बी एक्स और बी वाई इन्होंने लिखा हुआ है, तो चेक कर लेते हैं हम लोग बी एक्स की वैल्यू। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पर, और वेव जेड एक्सिस में है, इसका मतलब 90 डिग्री या तो इधर आएगा या तो इधर जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ई क्रॉस बी वेव का डायरेक्शन देना चाहिए। तो बी इधर की तरफ होगा अगर, तभी ई क्रॉस बी किधर की तरफ जाएगा, वेव के डायरेक्शन में जाएगा। अगर बी इधर की तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए बी का डायरेक्शन किधर की तरफ देना चाहिए हम लोगों को, इधर की तरफ देना चाहिए। तो ये बी वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। डायरेक्शन ऑफ वेव क्या होता है आपका, ई कैप क्रॉस बी कैप। यह काफी फेमस सवाल है, इस बार के जेईई मेंस का जितना भी सवाल हुआ है, चाहे जनवरी का चाहे अप्रैल का, उसमें ये सवाल जरूर था, और सारे सुबह वाले शिफ्ट में और शाम वाले शिफ्ट में, तो उससे भी सवाल ये आया हुआ है, ठीक है भाई। अच्छा ध्यान से देखें, अगर यहाँ से
बी की बात करें तो ये आपका कितना हो गया भैया, ये हो गया आपका बी एक्स इस डायरेक्शन में और बी वाई इस डायरेक्शन में। मतलब वेक्टर जो बी एक्स है माइनस की तरफ है, माइनस आई कैप की तरफ या माइनस एक्स कैप की तरफ है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन, अच्छा ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, सी होता है। तो बी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, बी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई एक्स वाला बटा क्या हो जाएगा सी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाला। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स वाला है वह कितना है 30 इंटू टू, बोलो भाई वह कितना है 60, अरे है कि नहीं है, 60 वोल्ट पर मीटर अपॉन सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁸ तो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये 20 इंटू 10⁻⁻8 या फिर कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 और किस डायरेक्शन में, इधर की तरफ, मतलब माइनस आई कैप या फिर एक्स कैप। इसका मतलब ध्यान से देखें अगर हम लोग तो मैग्नीट्यूड -2 इंटू 10⁻⁻7 ये तो सही है। और वेव में जो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, जो ये वेव का कैरेक्टर होता है वही मैग्नेटिक फील्ड का भी होता है, तो ये भी वही लिखा है, ध्यान से देख लो तो 2 पाई इंटू 5 इंटू 10⁻14 t माइनस 10⁻7 अपॉन 3 इंटू जेड। इसका मतलब ये चीज सही है, समझ गए भाई। अच्छा बी वाई को चेक करते हैं, बी वाई जो है आपका वह क्या हो जाएगा आपका ई वाई मैक्सिमम अपॉन सी। अच्छा ई वाई की वैल्यू जो मैक्सिमम है वो कितना है, देखो वाई में 30 इंटू वाई, मतलब क्या हो गया आपका 30 अपॉन सी, सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁸, कितना हो जाएगा ये 10, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻7 बी वाई। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, ये गलत है, ये गलत हो गया, ठीक है। फिर आगे लिखा है द वेव इज पोलराइज्ड इन द एक्स वाई प्लेन में चल ही रहा है विथ पोलराइजेशन एंगल 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर। तो क्या एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर है, ये 30 डिस्टेंस है, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से। तो 30 तो नहीं आएगा, टेन थीटा की वैल्यू ये आई थी, साइन नहीं है, साइन थीटा होता तब तो 30 डिग्री आता, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका गलत हो गया, ठीक है। फिर आगे देखो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज 2। अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, म्यू इज इक्वल टू सी बाई बी, और v का फॉर्मूला सब लोग जानते हो कि ओमेगा बाई के। देखो जितना भी जेईई मेंस का सवाल था ना पिछले वाले में, जनवरी और अप्रैल के शिफ्ट में, किसी में जेईई मेंस में ओमेगा बाई के पे सवाल पूछा था, किसी में ई क्रॉस बी पर पूछा हुआ था, किसी में केवल मैग्नीट्यूड निकालना था मैग्नेटिक फील्ड का, उन सबको जोड़ करके जेईई एडवांस का सवाल बना है। तो ध्यान से देखिए सवाल कैसा बनता है, और सब छोटे छोटे सवालों को जोड़ करके बनता है, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखें अगर ओमेगा बाई के, तो ओमेगा क्या होता है आपका सब लोग को पता है कि इक्वेशन जो होता है y इज इक्वल टू कोई भी a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, और यहाँ पे जेड है तो जेड के फॉर्मेट में लिख रहे हैं। तो टी का जो कोफिशिएंट होता है वो ओमेगा होता है, तो टी का कोफिशिएंट कितना हो गया ओमेगा 2 पाई इंटू कितना हो गया 5 इंटू 10⁻14, ये हो गया ओमेगा। और के की वैल्यू कितनी हो गई 2 पाई, इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा तो 2 पाई इंटू कितना हो गया 10⁻7 अपॉन 3, तो ये से ये कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 15 इंटू 10⁻ क्या हो गया 7, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू जो आएगी वह क्या होगी c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ एंड v इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻7, ठीक है। एक अगर 10 के पावर 7 से 10 के पावर 8 काटे तो 10 बचेगा 30, और ये क्या होगा 2। इसका मतलब क्या हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज 2, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। फिर से एक रोटेशन का सवाल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत पहले से सिक्का तो हमारे पास नहीं है, नहीं तो उछालते हैं हम। तो ध्यान से देख लें, एक बार पढ़ लेते हैं सवाल आपके साथ। अ थिन सर्कुलर कॉइन ऑफ मास 5 ग्राम एंड रेडियस 4/3 सेंटीमीटर इनिशियली इन अ हॉरिजॉन्टल XY प्लेन, द कॉइन इज टॉस्ड वर्टिकली अप जेड डायरेक्शन मतलब ये दिया हुआ है इन्होंने कि y ये है, x बाहर की तरफ है और z इधर की तरफ।
बाई अप्लाइंग एन इम्पल्स, इतना इम्पल्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एट अ डिस्टेंस 2/3 सेंटीमीटर। 2/3 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से यहाँ पे 2/3 सेंटीमीटर पे कर रहे हैं। ऐसे जब कॉइन उछलाते हैं हम लोग तो थोड़ा सा सेंटर से दूर करते हैं ना, हल्का सा ऐसे जर्क देते हैं, मतलब इम्पल्स देते हैं, तो ये उड़ते 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 फिर अपने स्थान पे ऐसे ऐसे आता है। वही सवाल यहाँ पे ये बोल रहे हैं। 2/3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर द क्वाइन स्पिन्स अबाउट इट्स डायमीटर। क्वाइन जो है कैसे रोटेट कर रहा है, डायमीटर के लॉन्ग, डायमीटर के लॉन्ग। समझ में आई बात हमारी? ऐसे मतलब ये क्वाइन है, ये क्वाइन अगर है तो कैसे कर रहा है, ऐसे, समझ गए भाई, डायमीटर के अलोंग कर रहा है, डायमीटर एंड मूव्स अलोंग द जेड एक्स डायरेक्शन। बाय द टाइम द क्वाइन रीचेज बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन इट कंप्लीट्स एन रोटेशन। एन रोटेशन द वैल्यू ऑफ एन इज, इंटीजर टाइप सवाल है ये, एन की वैल्यू निकालना है। जब आप सिक्का को ऐसे उछला रहे हैं तो सिक्का क्या हो रहा है, उड़ जा रहा है। सिक्का जब उड़ गया तो क्या होगा भाई, उड़ते 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 फिर एक समय आएगा नीचे 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 आएगा, फिर अपने स्थान पे जब आ रहा है तो रोटेट कर रहा होगा, कुछ तो कुछ ना कुछ घूमा होगा। तो जो घूमा होगा तो नंबर ऑफ रोटेशन बताना है आपको, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बताना है, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, नया सवाल बनाया गया लेकिन मस्त बनाया गया। तो ध्यान से देखो, अगर हम लोग बात करें इस पे, तो सबसे पहले जब जर्क देंगे यार उस समय पे क्या इसमें वेलोसिटी आएगी, नहीं आएगी? आएगी। तो J इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, J इज इक्वल टू M इंटू वी आ गया, ठीक है। अच्छा मास तो दिया ही है, 5 मिलीग्राम का सिक्का है ये, 5 मिलीग्राम, इसका मतलब 5 ग्राम है, मिलीग्राम नहीं, 5 ग्राम, तो 5 ग्राम का सिक्का है। अब इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, वेलोसिटी कितनी आएगी शुरुआत में जब आप जस्ट जर्क देंगे तो उस समय पे कितना आ जाएगा, जे की वैल्यू दिया है इन्होंने, कितना दिया हुआ है, √π/2 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन, अपॉन मास कितना हो गया 5 ग्राम, 5 ग्राम का मतलब 10⁻⁻3, मतलब इस वेलोसिटी से ही ऊपर सिक्का उछल जाएगा, ये वेलोसिटी मिल जाएगा। तो अब क्या होगा, ये जाएगा जाएगा फिर नीचे आएगा अपने स्थान पे, ठीक है। जब अपने स्थान पे आएगा तो टाइम कितना लग जाता है बोलो, 2v/g या 2 जो भी रफ्तार हो, v0 u0 जो भी है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, उतने समय तक आएगा। तो ये टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये टाइम कितनी हो जाएगी आपके पास, वो v0 की वैल्यू है, ठीक है। एक बार सवाल इसमें भी देख लेते हैं, कहीं गलती तो नहीं है ना इसमें। तो π/2 इंटू 10⁻⁻2 सही है ये, ठीक है। अच्छा ये टाइम लगा, अच्छा टाइम की वैल्यू आई, इतने में क्या होगा, ये रोटेट भी करेगा, रोटेट करेगा ना यार, तो रोटेट करेगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू टी। और नंबर ऑफ रोटेशन पूछा हुआ है, तो नंबर ऑफ रोटेशन का मतलब क्या हो जाएगा, जितना एंगल रोटेट कर रहा है बटा क्या कर दे 2π। तो इस तरीके से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा अपॉन 2π, अपॉन क्या हो जाएगा 2π, ठीक है। अच्छा t की वैल्यू आपने कितना निकाल लिया, ओमेगा इंटू 2v0 अपॉन 2π तो है ही, और यहाँ क्या हो गया g। इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, v0 की वैल्यू तो निकाल लिया आपने यहाँ पे, लेकिन आप किसकी वैल्यू चाहिए, ओमेगा की। ओमेगा के लिए अब क्या करेंगे हम लोग, एक रोटेशन का भी इक्वेशन लगा देंगे यहाँ पे, रोटेशन का इक्वेशन लगा देंगे तो जैसे ये जर्क लगा तो क्या हो जाएगा भैया, ये हम लोग एंगुलर मोमेंटम वाला इक्वेशन लगाए तो J इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर के अबाउट, यह डायमीटर के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो डायमीटर के अबाउट लगा रहे हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा आपका ये J0 इंटू, यह दूरी कितनी हो जाएगी बोलो, 2/3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻2 इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। अच्छा आई कौन सा लेंगे, ये डिस्क है, ठीक है, सिक्का मतलब डिस्क, और डायमीटर के लॉन्ग, डायमीटर के लॉन्ग क्या होता है आपका mr²/2 या 4/4, ध्यान रखना, इंटू क्या हो जाएगा ओमेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, ओमेगा की वैल्यू। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे रखते हैं हम लोग इसी जगह पे। अच्छा J0 की वैल्यू भी है आपके पास, J0 की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा भैया 4J0, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाले तो ओमेगा इज इक्वल टू, दूसरी जगह कर लिया जाए, ठीक है, दूसरी जगह लिखा जाए, ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, ओमेगा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4J0 इंटू 2 10⁻⁻2 अपॉन, अपॉन कितना हो गया इधर 3, अपॉन हो गया 3, ठीक है, बाई m, बाई m, मास हो गया आपके पास 5 इंटू 10⁻⁻3
और रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है, आर स्क्वायर ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस हो गया आपका आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यू जैसे यहाँ पे रखेंगे हम लोग, तो ओमेगा टी बाई 2 पाई, ओमेगा 2v0/2 पाई इंटू जी, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, बहुत लंबा चौड़ा जा रहा है यार यहाँ से, तो उसको सॉल्व करने के बाद, ये पूरा इक्वेशन रखने के बाद, तो n की वैल्यू जो आएगी आपकी 30 आएगी। कितनी आएगी, n की वैल्यू 30, पूरा सॉल्व करने के बाद n की वैल्यू कितनी आएगी 30। तो ये इक्वेशन था, ठीक है भाई। एक बार टॉस करा, वहां से ये घूमते घूमते अपने स्थान पे आया, तो टाइम की वैल्यू निकाल लिया आपने, ठीक है। फिर इन्होंने पूछा कि नंबर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ रोटेशन के लिए आपने ये इक्वेशन लगाया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 मैग्नेटिक फील्ड से है, ठीक है। अ रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड विथ 2 सेंटीमीटर इज इन एक्स वाई प्लेन एज शोन इन फिगर, इट इज बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम अ थिन एंड लॉन्ग कंडक्टिंग वायर अलोंग द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब यह डायरेक्शन क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, एक्स में क्या हो गया भैया √3/2 और y में कितना हो गया 1/2, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर बात करें तो 1/2 अपॉन √3/2, तो ये से ये कट जाएगा, तो 1/√3, मतलब एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे जा रहा है, 30 डिग्री पे ये लूप मूव कर रहा है, ठीक है। करंट इसमें दिया हुआ है कितना, 10 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, डी की वैल्यू कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, ये वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज 0.1, इस लूप का जो रेजिस्टेंस है वह कितना दिया है, 0.1 ओम दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ बी इज, किस वेलोसिटी से ऐसा जाएगा कि इसमें जो करंट आएगा, करंट 10, करंट कितना हो जाएगा, दिया होगा इसमें, करंट इन द लूप, करंट a current of loop, current of 10 माइक्रो एम्पियर फ्लोज थ्रू द लूप, मतलब इसमें 10 माइक्रो एम्पियर फ्लो करना शुरू कर जाएगा, ठीक है भाई। इसमें खत्म हो जा रहा है पेज, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वाले पेज पे चलते हैं। यहाँ से क्या है आपका सवाल, सवाल एक बार आपने पढ़ लिया, ठीक है। ये सवाल था आपके पास, एक लूप रखा हुआ है, कितनी दूरी पर, यहाँ से 4 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, 4 सेंटीमीटर पर, और ये क्या हो गया आपके पास, ये भी साइड जो है आपका 4 सेंटीमीटर है, और ये कितना है आपका 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये लूप इस डायरेक्शन में भाग रहा है वी रफ्तार से, कितने एंगल पे भाग रहा था, 30 डिग्री पर भाग रहा था, अभी हम लोगों ने निकाला था। अच्छा, इसमें करंट कितना है यार, इसमें करंट 10 एम्पियर है, जैसे ये भागना शुरू करता है इसमें भी करंट फ्लो करना शुरू कर जाता है, और वह कितना होता है 10 माइक्रो एम्पियर लूप में, ठीक है। लूप में ये करंट फ्लो करना शुरू कर जाता है। तो किस रफ्तार से भागेगी, ये कंडीशन आए अगर रेजिस्टेंस दिया है लूप का 0.1 ओम, ठीक है। तो ये स्थिति है, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, फिलहाल एक बार फिर से देख लो कि अगर ये करंट है, करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, अंदर की तरफ बनेगी, सबको पता है। आप एडवांस का पेपर दे रहे हैं या तो उसके लिए देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से बात करें हम लोग, अगर एक रॉड ऐसे मूव कर रहा है, तब तो मतलब जो रॉड की वेलोसिटी है लेंथ के परपेंडिकुलर हो और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तब तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। लेकिन अगर रॉड जो है जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब रॉड का जो लेंथ है उसी के एलोंग अगर वेलोसिटी हो, तब कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता, मतलब ऐसे जाए अगर तो कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें देखो आपके पास ये स्क्वायर जो लूप है या 4 पार्ट से मिलके बना है, नाम दे देते हैं इसका, कुछ हम लोग नाम दे रहे हैं इसका, मान लो ये ए, और ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका सी, और ये हो गया आपका डी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसका 2 कंपोनेंट आ रहा है, एक क्या हो गया v cos 30 और एक क्या हो जाएगा इधर की तरफ v sin 30। v sin 30 का मतलब v/2 रफ्तार है, मतलब ये v/2 से इधर भी जा रहा है लूप, और इधर कितने से जा रहा है, ये √3/2 v से जा रहा है, ठीक है। तो इस वाले रॉड में
ये वाला वेलोसिटी क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस कराएगा, इस वाले में भी ये वाला कराएगा, इस वाले में ये वाला कराएगा, और ई की वैल्यू क्या आएगी आपकी, वी वेक्टर क्रॉस बी डॉट डीएल होता है, जिसको नॉर्मल तरीके से अगर सॉल्व करें तो वी बी एल होता है, जहाँ पे तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी बी और एल क्या होने चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें ईएमएफ किस में, ईएमएफ हम लोग किस में निकालें, ए बी में, तो V कौन वाला V रिस्पॉन्सिबल होगा, बोलो भाई, ये वाला V रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसकी वैल्यू क्या है आपकी V/2। तो V/2 इंटू बी, यहाँ का B, यहाँ का B1 मान लो, B1 इंटू क्या हो जाएगा उसका L, मान लो L1। ठीक है, ऐसे E अगर हम लोग बात करें किस में, E DC में बात करें तो वहाँ का रफ्तार V/2, वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड V2, और लेंथ क्या हो गया उसका, सेम साइज है तो L1 ही ले लेते हैं। अच्छा, EC या EBC, EBC में देखें तो अगर ये वाला डायरेक्शन में देखें तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हर जगह चेंज हो रही है, तो सब में या तो अलग अलग हम लोग इंडिकेट करके सॉल्व करें, बहुत आसान चीज़ है, सॉल्व कर सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में है ये सवाल। ठीक है, बस रफ्तार इन्होंने इस एंगल पे कर दिया है, बस इतना ही अंदर किया हुआ है। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, तो जितना ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होगा इस वेलोसिटी की वजह से, इसकी वजह से तो होगा ही नहीं, इसकी वजह से उतना ही तो इसमें प्रोड्यूस होगा, जैसा वेरिएशन इसमें होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वैसा वेरिएशन इसमें भी होगा। इसकी वजह से नेट ईएमएफ जो होगा, नेट ईएमएफ जो होगा वह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आई बात हमारी, जब हम लोग नेट ईएमएफ निकालेंगे माइनस प्लस प्लस माइनस आएगा, तो ईबीसी और ईएडी की वैल्यू क्या आएगी, बराबर। इसके वजह से क्या हो जाएगा, उसमें नेट ईएमएफ हमको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग देखें, यहां से बात करते हैं किसमें, इसमें, तो B1 की वैल्यू बता सकते हो, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁷ आई की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन डी कितना हो गया 4 इंटू 10⁻⁻2, तो कितना हो जाएगा ये 10⁻⁻2 हो गया, या कितना हो गया 20, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, ठीक है, 5 10⁻⁻5, ये हो गया आपका B1। तो अगर हम लोग यहाँ से रखें इसको तो ये हो जाएगा आपका ये। अच्छा, B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4, ये 4, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, मतलब इसी का जस्ट आधा हो जाएगा 5/2 इंटू 10⁻⁻5। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम लोग नेट ईएमएफ की बात करें इस समय पे EAB की वैल्यू निकालें, EAB की वैल्यू निकाल रहे हैं, EAB की वैल्यू निकालें तो EAB V/2 B1 की वैल्यू कितनी हो गई 5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू L1 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर था ना, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 इंटू 10⁻⁻2, तो कितना हो गया V/2, तो हो गया 10, 2 से 2 कट गया, तो 5 इंटू 10⁻⁻7 और इंटू क्या हो जाएगा V, ये हो गया EAB। तो सेम कंडीशन अगर हम लोग बात करें किसमें, इस वाले में, ये ECD या EDC में, तो उसी का आधा हो जाएगा। क्यों आधा हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपकी आधी है वहाँ पे, तो उस जगह पे क्या हो जाएगा ECD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2 10⁻⁻7 इंटू V। अच्छा, लूप में अगर हम लोग देखें तो अगर यहाँ पे प्लस बनेगा तो यहाँ भी प्लस बनेगा, तो इसकी वैल्यू इसकी जस्ट आधी है, तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, नेट ईएमएफ, अच्छा इन दोनों की बराबर बराबर है, वो कैंसिल हो जा रही थी, तो नेट ईएमएफ जो आ रही है वो कितनी आ गई, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू क्या हो गया V, और बराबर क्या हो गया E इज इक्वल टू आई इंटू आर, और आई की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रो एम्पियर, तो 10 इंटू 10⁻�6, और रेडियस कितनी है लूप की 0.1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10⁻�6 और 10 के ये 0.1 ये कट जाएगा आपका। ठीक है भाई, और V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर 20 अपॉन क्या हो गया 5, बराबर कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी जो आएगी वह कितनी होगी 4 मीटर पर सेकंड, तब जा करके आपका ये वाला आंसर आएगा। कितना आएगा यहाँ पे, क्या रखना चाहिए भैया 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। समझ गए भाई, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है।
अच्छा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 वेब के 11th वाले टॉपिक से आया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 10 एम्पियर स्ट्रिंग, 10 एम्पियर नहीं, क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा ठीक है। A string of length 1 meter and mass 2 into 10 to the power minus 5 kilogram is under the tension T. When the string vibrates, two successive harmonics are found to occur at frequency 750 Hz and 1000 Hz. The value of tension is, ठीक है भाई। अगर देखो कुछ भी बोला नहीं है कि वन एंड पे फिक्स है या वन एंड पे ओपन है, तो आपके एनसीईआरटी में जो है क्लोज के लिए है, दोनों तरफ जब क्लोज है तो उसके लिए सवाल है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सॉल्व करते हैं। तो अब इस कंडीशन में फॉर्मूला जो आता है वह क्या आता है, P/2L अंडर रूट T बाई म्यू। कहाँ, जहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ P क्या होता है, नंबर ऑफ लूप होता है। तो एक लूप होगा या तो दो लूप होगा या तो तीन लूप होगा, यही वाइब्रेशन, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। ठीक है भाई। तो मान लो कि पहला जो है 750 हर्ट्ज पे हो रहा है, तो 750 है तो मान लो कि P है, तो 2L अपॉन क्या हो गया, T बाई म्यू हो गया, पहला इक्वेशन। ठीक है। दूसरा दूसरा क्या हो रहा है, 1000 हर्ट्ज पे, तो 1000 हर्ट्ज पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें 1000 हर्ट्ज पे, तो जब नेक्स्ट है ना, ये जस्ट नेक्स्ट है, अगर अगर इस कंडीशन में ये अगला लूप क्या होगा, P+1 अपॉन क्या होगा 2L अपॉन ये इंटू T बाई क्या हो गया, म्यू हो गया, ये हो गया आपका 2। तो अगर हम लोग 2 में से 1 को डिवाइड कर दें, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दें तो कितना हो जाएगा, इधर इधर कितना हो जाएगा भाई, 1000 अपॉन 750, मतलब क्या हो जाएगा आपका 4/3, ये ना। और इधर क्या हो जाएगा आपका, इसमें से डिवाइड कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, P+1 अपॉन P, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, 1 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 1/P। ठीक है। तो 1/P को रहने दें, 1 को इधर भेजें, तो 1/P इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1 बराबर क्या हो गया 1/3, मतलब P इज इक्वल टू क्या हो गया 3। तीन लूप वाले से कितना मिलेगा अपना 750 हर्ट्ज मिलेगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ टेंशन, तो किसी में रख दो आंसर आ जाएगा। टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, P/2L अंडर रूट T बाई म्यू, और इसकी वैल्यू क्या है, जब P रखे हो तो कितना है यहाँ पे 750 है, 750, P की वैल्यू कितनी थी 3, तो रख दे यहाँ से, तो 3/2, L की वैल्यू कितनी थी यार, L की वैल्यू जो है आपकी 1 है। ठीक है। अंडर रूट T की वैल्यू नहीं पता, म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है, और मास कितना है 2 इंटू 10⁻⁻5, और लेंथ कितना है 1, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। 2 इंटू 10⁻⁻5 बराबर कितना हो गया 750 हो गया। ठीक है। अब यहाँ से देखें तो 3 ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। ठीक है भाई। और 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 500 हो जाएगा। आगे सॉल्व करें, स्क्वायर कर दें, तो T अपॉन ये कितना हो गया 2 इंटू 10⁻⁻5, इधर कितना हो गया था 500, तो 500 गुणे 500 हो जाएगा। अब जैसे ही सॉल्व करेंगे आगे हम लोग 10⁻⁻5, तो 2 जीरो 2 जीरो खत्म हो गया, 25 दूनी 50, 50 अगर एक और है तो कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। तो T इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 5 न्यूटन। T इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 5 न्यूटन। तो आंसर कितना आएगा आपका, आंसर जो आएगा आपका, हाँ 5 न्यूटन, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स को मिलाकर के सवाल है। तो पहले सवाल पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज केप्ट इन अ कंटेनर हैविंग अ वेटलेस पिस्टन विथ अ होल, एक पिस्टन है जिसमें होल है। ठीक है। अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनर रेडियस 0.1 mm इज डिप्ड वर्टिकली इनटू द लिक्विड थ्रू द एयर टाइट पिस्टन होल एज सोन इन फिगर। ठीक है भाई। ये हो गया आपका पिस्टन। ठीक है। इसमें है एयर, ये वाला है एयर, इधर है लिक्विड, और इसमें क्या हो रहा है, इसको डीप कर रहे हैं जिसमें कैपिलरी लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, द एयर इन द कंटेनर इज आइसोथर्मली कंप्रेस्ड, मतलब दिया हुआ है एयर जो इसमें कंप्रेस हो रहा है वो आइसोथर्मली है, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम V0 टू 100/101 V0 with the movable piston।
कंसीडरिंग एयर एज एन आइडियल गैस, एयर को आप आइडियल गैस का इक्वेशन लगा करके ट्रीट कर सकते हैं, ऐसा दिया है। द हाइट एच ऑफ द लिक्विड कॉलम इन द कैपिलरी एबव द लिक्विड लेवल इन सेंटीमीटर इच, ठीक है, कितना हाइट तक चढ़ेगा वह हम लोगों को काउंट करना है। तो अभी आप ध्यान से देखें, बेसिक फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से पता है। जब हम लोग किसी लिक्विड में कोई कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे एक मेनिस्कस बनता है, बोलो भाई। उस मेनिस्कस की वजह से हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर चेंज हो जाता है। सबको पता है इस कर्व की वजह से प्रेशर, अगर ये ए साइड है और ये बी साइड है तो पी ए माइनस पी बी कर्व की वजह से यह क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है भाई। मतलब ए के साइड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अब जस्ट इसके नीचे का प्रेशर और इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक बराबर होना चाहिए, बोलो भाई। लेकिन बी का प्रेशर क्या है, कम हो जाता है। इसकी वजह से लिक्विड क्या होती है, चढ़ती है। लिक्विड क्या होती है, चढ़ती है। और वो कितना चढ़ती है, एच हाइट। अब मान लो जब लिक्विड क्या होती है, एच हाइट तक चढ़ जाती है तो वहाँ पे भी मेनिस्कस बनता है, ठीक है, कोई बात नहीं। यह मान लो लिक्विड है आपका, यहाँ तक लिक्विड है और ये एच हाइट चढ़ा है। अब उस कंडीशन में यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर हो जाता है। तो यहाँ का प्रेशर अगर ओपन है यहाँ पे तो भैया पी नॉट ही रहता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है आपका पी नॉट, और यहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, ये हो जाता है यहाँ का प्रेशर, ये हो गया आपका पी नॉट हो गया प्लस रो जी एच हो गया, और एक कर्व की वजह से माइनस टू टी बाई आर हो जाता था। तो पी नॉट से पी नॉट कट जाता था। उस समय पे क्या होता था, एस की वैल्यू क्या आती थी आपकी, टू टी बाई आर रो जी आता था। या फिर जब कैपिटल आर को हम लोग मेनिस्कस, ये मतलब मेनिस्कस के रेडियस को ट्यूब के रेडियस में कन्वर्ट करते थे तो यही किया जाता था आपका टू टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। जिसको ये पता होगा ना प्रूविंग, उसको ये सवाल लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओपन रहता था। तो यहाँ पे इस प्रेशर की जगह पे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखते थे। यहाँ भी लिक्विड चढ़ेगी, लिक्विड चढ़ेगी। जब इसको पिस्टन को दबाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ प्रेशर बढ़ेगा तो लिक्विड क्या होगी, ऊपर चढ़ेगी, वो चढ़ेगा, ठीक है। लेकिन वह कितना चढ़ेगा, वह इसके प्रेशर पर डिपेंड करता है। इसका प्रेशर मान लो पी है और ये ओपन नहीं है, बाहर से आप दबा रहे हैं, तो वह प्रेशर कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल है। जब ये फ्री था तो उस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहा होगा, जब दबाया नहीं गया होगा। अब जब दबाया गया है तो प्रेशर कितना हो जाएगा, अगर यह आइसोथर्मल प्रोसेस है तो सबको पता है P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है आपका P2 V2, या फिर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है V। तो शुरुआत में प्रेशर P नॉट था और अब मतलब एयर वाला था, एटीएम प्रेशर था। अब क्या हो गया, ये इतना वॉल्यूम कंप्रेस हो गया तो नया प्रेशर क्या हो जाएगा, बोलो भाई। नया प्रेशर क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, 101/100 P नॉट हो जाएगा एटमॉस्फेयर का। यह बढ़ जाएगा अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो नया प्रेशर ये आ जाएगा। तो अब जो यहाँ पे प्रेशर हम लोगों ने पी नॉट रखा था, अब वहाँ पे पी नॉट ना होकर के ये प्रेशर हम लोग रखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से और इसको सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ये लिक्विड चढ़ेगी तो इस जगह का प्रेशर अगर हम लोग लिखें, यहाँ का प्रेशर सेम लेवल पर प्रेशर क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए, ठीक है। ये लिक्विड चढ़ा हुआ है और यहाँ का प्रेशर बाहर का, मान लो ये पिस्टन के भीतर वाला प्रेशर है, यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, पी नॉट हो गया, पिस्टन यहाँ तक दबा हुआ है तो, ठीक है। और लिक्विड क्या चढ़ा हुआ है, एच। अब यहाँ का प्रेशर पी नॉट नहीं रहा, यहाँ का प्रेशर क्या है, पी। तो इस जगह का प्रेशर अगर हम लोग लिखें, यहाँ का प्रेशर बराबर होगा तो P इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर पी नॉट प्लस क्या है रो जी एच, और साथ में ये कर्व जो है इधर तो माइनस टू टी बटा आर हो जाएगा इस कर्व की वजह से। अब P की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे कितनी हो गई आपकी 101/100 P नॉट बराबर कितना हो गया आपका P नॉट प्लस रो जी एच माइनस कितना हो गया 2T/R। तो अब ध्यान से देखें, अगर इस P नॉट को उधर लेकर के जाएं तो 101 में से ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 1/100 P नॉट बराबर क्या हो जाएगा रो जी एच माइनस क्या हो जाएगा 2T/R। अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको वैल्यू रखना है, ठीक है भाई। पी नॉट की वैल्यू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू दिया है इन्होंने 10⁵ रखेंगे यहाँ पे, अपन 100 है तो कितना होगा 10⁻³ 1000 पी नॉट 1000 हो जाएगा बराबर रो की वैल्यू कितनी है, एयर की है, लिक्विड की रो जी एस, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है 10⁻³ तो 1000 इंटू जी की वैल्यू 10, एस की वैल्यू नहीं पता, माइनस 2T/R। तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस इसमें जुड़ेगा 2, सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ है 0.075
0.075 अपॉन रेडियस ऑफ किसका दिया हुआ है, ट्यूब। हाँ, लेकिन अगर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर 0 हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, R इज इक्वल टू R हो जाता है। समझ में आई बात हमारी। तो उस जगह पे R के जगह पे क्या हो जाएगा आपका, कितना है रेडियस ऑफ ट्यूब 0.1 mm, 0.1 मतलब 10⁻³ बराबर इधर कितना हो गया 10⁴ इंटू h। अब ध्यान से अगर हम लोग देखें इसको सॉल्व करें 10⁻³ तो ये खत्म हो गया कहानी, ये पॉइंट हट जाएगा पूरा, ये .1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 1500, तो कितना हो जाएगा 2500, मतलब 10⁴ h इज इक्वल टू, अगर सही कर रहे हैं तो कितना आएगा 2500, तो h इज इक्वल टू कितना होगा 0.25 मीटर, तो सेंटीमीटर में पूछा है तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो आप अगर प्रूविंग जान रहे थे यार, अगर आप प्रूविंग जान रहे थे तो आप आंसर सही से कर सकते थे। ठीक है, सिंपल जे एडवांस का सवाल जो आता है वह एनसीईआरटी के प्रूविंग पर आता है, सबको पता है, लगभग 40% सवाल ऐसे आपको मिलेंगे, 40% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। तो जे मेंस वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूले के रिजल्ट पे आता है, और ये किस पर आता है, उनके प्रूविंग पर। आप इस टेक्निसिटी को आप जानिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, रेडियो एक्टिव वाले चैप्टर से, न्यूक्लियाई चैप्टर से। इन रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस द एक्टिविटी इज डिफाइंड एज, पूरा ये डिफाइन कर रहे हैं, dN/dt वेयर n इज नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम t, टू रेडियो एक्टिव सोर्स S1, एक सोर्स S1 है, एंड S2 हैव सेम एक्टिविटी एट t बराबर 0। ठीक है, एट लेटर टाइम the activity of S1 and S2 are A1 and A2, okay, respectively, where S1 and S2 have just completed their third and seventh half lives respectively, the ratio of ये काफी आसान सवाल है यार। A1 की वैल्यू क्या हो गई, पहली एक्टिविटी S1 कौन सा जी लिया अपना, पहले सब में क्या था, सेम एक्टिविटी थी, तो S1 कौन सा जी लिया आपका, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सब में शुरुआत में सेम है, वेयर n नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव, टू रेडियो एक्टिव सोर्स S1 एंड S2 सेम एक्टिविटी एट, एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, सेम एक्टिविटी t बराबर 0, S1 S2 इतना 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 कंप्लीटेड इतना। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या है, इन्होंने क्या करा, S1 जो है आपका तीसरा हाफ लाइफ जी लेता है, तीसरा हाफ लाइफ जी लेता है, तो क्या बचता है आपका A1 बचता है। तो A1 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, A1 की वैल्यू n0 अपॉन कितना हो गया भाई थर्ड, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 3, और A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी n0 अपॉन 2, कौन सा हाफ लाइफ जी लिया ये, सेवंथ वाला, तो 2 के पावर 7, तो A1/A2 अगर हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ से तो कितना हो जाएगा आपका, ये 2 के पावर n0 2 के पावर 3 अपॉन n0 2 के पावर 7, ऊपर चला जाएगा तो 2 के पावर 4, मतलब 16, मतलब ये रेशियो कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है भाई, तो 16 आने वाला है। ठीक है, तो ये तो काफ़ी आसान सवाल था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अच्छा, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका थर्मोडायनेमिक्स का काफ़ी फेमस सवाल है, कई बार आता है, जे मेंस में ऐसे आते हैं, लेकिन फिर भी 2 सवाल दे दिया, तो जे एडवांस में दे दिया इन्होंने, उस सवाल को देख लेते हैं हम लोग। ये है आइडियल गैस है ये, ठीक है, 1 मोल का आइडियल गैस है, अंडरगोस 2 डिफरेंट साइक्लिक प्रोसेस, ये 2 डिफरेंट साइक्लिक प्रोसेस दिखाया गया है, फर्स्ट एंड सेकेंड एज सोन इन फिगर पीवी डायग्राम। ठीक है, इन साइकिल 1 प्रोसेस ABCD आर आइसोबारिक, ये आइसोबारिक दिख भी रहा है, आइसोथर्मल, ये कर्व आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक नहीं है, तो बस इसी को पहचानना था, ये दे दिया इन्होंने आइसोथर्मल, और ये क्या हो गया आपका, फिर उसके बाद ये आइसोबारिक हो जाएगा, फिर ये आइसोवॉल्यूमिक हो गया। ठीक है, द टोटल वर्क डन ड्यूरिंग साइकिल W1 एंड फर्स्ट वाले में और दूसरे वाले में W2,
द रेशियो ऑफ W1/W2। पहले पूछा जाता था कि किसका वर्क डन ज़्यादा होगा, इस बार रेशियो पूछ रहे हैं, तो ठीक है निकाल लेते हैं हम लोग वर्क डन। अच्छा ये वाला कौन सा प्रोसेस है, ये देखा था आपने, हाँ इसमें भी जो है आइसोथर्मल प्रोसेस ही है, ठीक है। तो पहला वाला सवाल में जब अगर हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं तो टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं पहले वाले कंडीशन में, यहाँ से यहाँ तक वर्क डन आइसोबारिक प्रोसेस, तो 4P0 इंटू यहाँ से यहाँ तक का चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया V0, ये हो गया, प्लस यह आइसोथर्मल प्रोसेस तो यहाँ का प्रेशर इंटू वॉल्यूम, कोई भी फार्मूला लगा सकते हो, PV log V फाइनल अपॉन V इनिशियल, या फिर यहाँ पे लगा सकते हो 2.303 nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल, या फिर P इनिशियल अपॉन P फाइनल, जो लगाना हो। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला सवाल लगा लेते हैं, यहाँ P इनिशियल करेंगे तो V इनिशियल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस जगह से अगर हम लोग देखें तो यहाँ का प्रेशर कितना है आपका 4P0 और वहाँ का वॉल्यूम कितना है 2V0, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका ln या फिर log कितना हो जाएगा V फाइनल, यहाँ से यहाँ तक जो फाइनल वॉल्यूम हो गया कितना हो गया 4V0 और इनिशियल वॉल्यूम कितना था 2V0, तो 4/2 करोगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ जाएंगे, अब क्या हो रहा है कंप्रेस हो रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और कितना प्रेशर पे हो रहा है आइसोबारिक है तो 2V0 इंटू वॉल्यूम कितना चेंज हुआ आपका 3V0, तो इंटू कितना हो गया 3V0, और ये कौन सा प्रोसेस हो गया आइसोवॉल्यूमिक, कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो W1 की वैल्यू कितनी हो गई, अगर ध्यान से देखें तो 4P0 V0 और -6V0, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये कितना हो गया आपका 8P0 V0 log 2 -6 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2P0 V0, यह हो गया W1 का वर्क डन। अब बात कर रहे हैं किसका W2 का, तो W2 का अगर वर्क डन की बात करें तो W2 में पहले आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यहाँ का प्रेशर 4P0 इंटू यहाँ का वॉल्यूम इंटू V0 log V फाइनल अपॉन V इनिशियल, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 2V0, इनिशियल वॉल्यूम क्या हो गया ये, तो कितना हो गया फिर से 2, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है ये 0 हो गया, फिर यहाँ से क्यों वर्क डन 0 हो गया बोलो भाई, क्योंकि आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है कंप्रेस हो रहा है, तो कंप्रेस जब हो रहा है तो माइनस होगा, तो माइनस यहाँ का प्रेशर कितना है, इस जगह का प्रेशर P0 पे हो रहा है इंटू चेंज इन वॉल्यूम, कितना चेंज इन वॉल्यूम हुआ V0 हो गया, फिर यहाँ से क्या हो गया कौन सा वॉल्यूम हो गया आइसो वॉल्यूमिक, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये वर्क डन आया, ठीक है भाई। ये W2 की वैल्यू। अब W1/W2 हम लोगों को निकालना है। अच्छा एक चीज़ यहाँ से देखें, अगर 2 कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा ये 4P0 V0 log 2 माइनस P0 V0 आ जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ से W1/W2 करें, W1/W2, तो ध्यान से देखेंगे यह टर्म इधर सेम है 4P0 V0 log 2 माइनस P0 V0, बस ये क्या है 2 टाइम ज़्यादा है, तो W1/W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ऐसा सवाल IIT कई बार पूछा है थर्मोडायनेमिक्स से कि ज़्यादा वर्क डन होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, हीट रिलीज होगा, यह क्वेश्चन कई बार आते हैं, जे एडवांस के लिए ये खास क्वेश्चन है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा भी मेहनत किए रहोगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका किससे है, डॉपलर इफेक्ट से। क्या दिया हुआ है S1 and S2 आर टू आइडेंटिकल साउंड सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 656 हर्ट्ज। S1 और S2 दो सोर्स है, दोनों की फ्रीक्वेंसी 656 हर्ट्ज है। द सोर्स S1 इज लोकेटेड एट O, यहाँ पे है O पे। S2 मूव्स एंटी क्लॉकवाइज, S2 ऐसे मूव करा एंटी क्लॉकवाइज विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड दिया हुआ है 4√2 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर path around O as shown in the figure. There are 3 points PQR on this path such that P and R are the diametrically opposite while Q is equidistant from A. Sound detector is placed at point P. A sound detector is placed at point P. P पर जो है साउंड डिटेक्टर है यहाँ पे, ठीक है भाई। अच्छा द सोर्स S1 कैन मूव अलोंग डायरेक्शन OP, सोर्स जो है ऐसे OP के अलोंग मूव कर सकता है, ऐसा बोला है।
द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 324 लेना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ से देते हैं, व्हेन ओनली S2 इज इमिटिंग साउंड, जब केवल S2 इमिट कर रहा है, एंड इट इज एट Q, और कहाँ पे हो, Q पर हो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मेजर्ड बाय द डिटेक्टर इन हर्ट्ज, तब यह क्या सुनेगा। ठीक है भाई, जब ये इधर जाएगा तो इस डायरेक्शन में होगा, और रफ्तार कितनी है इनकी, 4√2 है। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर देखें तो ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ये वाला भी 45 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग क्या करें, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की बात करें, फार्मूला क्या होता है, एन एस इज इक्वल टू एन वी प्लस माइनस बी ओ अपॉन वी प्लस माइनस वी एस एलोंग। जो ये रफ्तार होती है हमेशा क्या होता है, सोर्स और डिटेक्टर के एलोंग वाला रफ्तार होता है, मतलब इस रफ्तार से मतलब नहीं है हमको, इस वाले रफ्तार से मतलब है। तो ये रफ्तार क्या हो जाएगा आपका, 4√2 क्या हो जाएगा, cos 45, काटोगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 4 मीटर पर सेकेंड से मतलब है। सोर्स का रफ्तार ये है, और ऑब्जर्वर क्या है, वह रेस्ट में है। तो ये कहानी खत्म हो गया। एन डैश इज इक्वल टू एन, जो सोर्स इमिट कर रहा है वह 656 हर्ट्ज का इमिट कर रहा है। साउंड का स्पीड जो लेना है वो कितना लेना है आपको, 324 का लेना है, अपॉन 324। अब नीचे प्लस लें या माइनस लें, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ रिलेटिव मोशन लेते हैं, यहाँ साउंड निकलेगा, यहाँ भी साउंड जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, सोर्स का भी वेलोसिटी इधर की तरफ है और साउंड का भी वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो रिलेटिव मोशन में क्या होगा, माइनस लेंगे यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे माइनस, और रफ्तार क्या लेंगे, 4, ना कि 4√2। तो कितना हो जाएगा ये, 656 इंटू 324 अपॉन कितना हो जाएगा ये, तो ये क्या होगा आपका, दूर जा रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी, और फ्रीक्वेंसी घटेगी तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अच्छा नहीं, यह तो सोर्स ये है ना, सोर्स ये है तो साउंड का रफ्तार किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, तो ये इधर सुनेगा, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। या फिर लॉजिक से भी लगा सकते हो कि जब ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है सोर्स से, तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी। या फिर सिंपल कॉन्सेप्ट है, सोर्स इधर जा रहा है, साउंड इसकी तरफ जाएगा, तो इनके बीच का रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, प्लस, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 328, तो काटोगे तो कितनी बार जाएगा, या 2 बार चला जाएगा, या कितना हो गया, 846, 648 हर्ट्ज आएगा। ये सवाल बहुत टफ नहीं है, इसका हमने डीपीपी भी लिखा हुआ है, ऐसा डीपीपी पहले ही ये सवाल दिया हुआ है। ठीक है भाई, बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो वेलोसिटी होती है वह क्या होती है, यहाँ पे जो भी लिखी जाती है रिलेटिव वेलोसिटी होती है, सोर्स और ऑब्जर्वर या सोर्स और साउंड के बीच में। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि along द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर होता है, इसलिए जितनी भी वेलोसिटी लें आप तो सोर्स और ऑब्जर्वर के along वाली वेलोसिटी कंपोनेंट को लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। दूसरा कंडीशन, दूसरा सवाल देखें, तो सेम क्वेश्चन है, ऊपर सेम लिखा हुआ है, सेम सेम, बस क्या है नीचे सवाल बदला। कंसीडर बोथ सोर्स इमिटिंग साउंड व्हेन S1 is at R and S1 approaches the detector, S1 is at R, सवाल पढ़ने दीजिए, कुछ मिस्टेक है मैं, when S2 is at R, S2 is at R and S1 approaches the detector, S1 क्या कर रहा है, डिटेक्टर यहाँ पे है, इसको अप्रोच कर रहा है, ये इधर आ रहा है वेलोसिटी S1, समझ गए भाई, और ये क्या है, ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे होगा तो भैया ये S2 है, इस डायरेक्शन में जाएगा, और आपको पता है 90 डिग्री पे जा रहा है, तो 90 डिग्री पे जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी जो इमिट करता है ऑब्जर्वर वही सुनेगा, मतलब N2 जो सुनेगा वह कितना सुनेगा, आपका कितना सुनेगा भाई, जितना ये इमिट कर रहा है, कितना इमिट कर रहा था ये, 656 हर्ट्ज, कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट लगो तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। या फिर आप ये जाने कि जब 90 डिग्री पर मोशन होता है तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, ये स्थिति, और ये भी इमिट कर रहा होगा लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई होगी क्योंकि उसी की तरफ आ रहा है, तो इनके बीच में बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देगी और इसकी फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देगी, तो बीट फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है इनका। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा भाई, बीट फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो अब इसकी वजह से जो सुनेगा ये, मान लो N1 हो गया, तो क्या हो जाएगा, एन वी प्लस माइनस वी ओ
अपॉन बी प्लस माइनस बी एस। तो एन की वैल्यू अभी भी वही है 656, वी कितना है 324 ही, प्लस वी ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है, वी 324 और वी सोर्स। तो जो वी सोर्स है वो कितने रफ्तार से भाग रहा है भाई, 4 मीटर पर सेकेंड से। फिर से वही रफ्तार दे दिया इन्होंने 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और किधर की तरफ आ रहा है, यहाँ प्लस होगा कि माइनस, यहाँ प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में सोर्स इमिट कर रहा है तो साउंड इधर की तरफ जाएगा, साउंड इधर की तरफ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, माइनस, या फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो नीचे वाला टर्म क्या होना चाहिए, माइनस। तो अब इस कंडीशन में क्या हो गया 656 गुणे 324 अपॉन ये कितना हो गया 320, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा रिजल्ट क्या आएगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज होगा। कितना हो जाएगा भाई 664.2 हर्ट्स। मतलब जब इस वाले सोर्स की वजह से फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 664.2 हर्ट्स, और इसकी वजह से तो वही रियल फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बीट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, वह होता है 664 में से इसको घटाना हो गया, सिंपल सी बात है। तो 664.2 माइनस 656, ठीक है। तो 8 बार जाना तो 8.2 हर्ट्ज की बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई